दोस्तों ब्लैक होल ब्रह्मांड को फाड़ रहा है। हाल ही में एक ऐसी रिसर्च पब्लिश हुई है, हवाई की डंकन फेरा यूनिवर्सिटी ने पहली बार बताया है कि ब्लैक होल ही डार्क एनर्जी का सोर्स है जो पूरे यूनिवर्स को फैला रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। यानी इस यूनिवर्सिटी में फिजिसिस्ट की टीम ने यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य पर रिसर्च पब्लिश की है और डार्क एनर्जी कैसे पूरे यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रहा है। समस्या पिछले 100 सालों से कॉस्मोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट में रही है, तो कैसे अब इस समस्या को सुलझा लिया गया है। सच में ब्लैक होल ब्रह्मांड को एक्सपेंड कर रहा है और क्या ब्लैक होल ही डार्क एनर्जी पैदा करता है, इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों हम पिछले कुछ 100 सालों के रिसर्च से ये जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंशन की ओर बढ़ रहा है, गैलेक्सीज के बीच का स्पेस स्ट्रेच हो रहा है, फैल रहा है। और कुछ रिसेंट ईयर में हम ये भी जान गए हैं कि इन्हीं गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस हमारे एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ बहुत तेजी से फैल रहा है। यानी हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड प्रेडिक्शन से भी कई गुना तेजी से मूव कर रहा है। मतलब यूनिवर्स के एक्सपेंशन का रेट एक्सेलरेट कर रहा है। अब कैसे ये एक्सेलरेशन के साथ एक्सपेंड कर रहा है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, ये अभी तक हम नहीं जानते थे। लेकिन हम ये जानते हैं बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस की मदद से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, कि डार्क एनर्जी 70% के करीब अभी तक के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये एक्सेलरेट कर रहा है तो हो सकता है एक दिन ये 99.99999% डार्क एनर्जी होता चला जाए। बट यू नो कारण है एक्सपेंशन का, तो इसके पीछे सालों से इसके ऊपर थ्योरी और हाइपोथेसिस आती रही है जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स थ्रू डार्क एनर्जी को समझाने की कोशिश करती है। ये सारी थ्योरीज और हाइपोथेसिस सिर्फ दूर दूर से तुक्का लगाने की कोशिश करती आई है, कोई ठोस एविडेंस अभी तक डार्क एनर्जी कहाँ है, क्यों एक्सपेंड कर रहा है यूनिवर्स, नहीं बता पाई है। पुरानी वाली थ्योरीज ने बहुत बार ऐसा बताया कि जैसे ब्लैक होल एक्सपेंशन का कारण है, हम सब मात्र एक क्वेश्चन पर अटक जाते हैं कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर क्या क्या है। किसी रिसर्चर्स ने, किसी थ्योरोक्रेट्स ने अभी तक नहीं बताया। इवेंट होराइजन एक सीमा है जहाँ से वापस आना नामुमकिन है, और लाइट भी जहाँ जाकर फंस जाती है और चक्कर काटती रहती है, लाइट के लिए भी जेल की तरह है। इसके अंदर क्या है, इसका हमारे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ब्लैक होल के इनसाइड में क्या क्या है। लेकिन रॉय कर एक मैथमेटिकल फिजिसिस्ट की मदद से हमारे पास एक बेस्ट मैथमेटिकल मॉडल है ब्लैक होल के अंदर की डिटेल्स के बारे में जानने का। इन्होंने आइंस्टाइन वाली जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को एक स्पिनिंग ब्लैक होल के लिए, रोटेट हो रहे ब्लैक होल के लिए सॉल्व किया था 1960 में। उन्होंने बताया कि एक रोटेटिंग ब्लैक होल में 2 इवेंट होराइजन होते हैं, इनर इवेंट होराइजन, आउटर इवेंट होराइजन। और पूरा ब्लैक होल का सारा इनर मास, ब्लैक होल का सारा मैटर एक छोटे से इन्फिनिटली डेंस पॉइंट में स्क्विश्ड रहता है, जिसे ब्लैक होल का सिंगुलैरिटी पॉइंट कहा जाता है। और ये भी रिंग आकार की होती है, यानी आप इसे रिंगुलैरिटी भी कह सकते हैं। ये भी एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन था ब्लैक होल के बारे में समझाने के लिए। इसके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या, इवेंट होराइजन के अंदर क्या हो सकता है। शायद कोई मैटर का एक्सोटिक फॉर्म, कोई नए प्रकार का मैटर हो, कोई अजीब सा डार्क स्टार हो, हमें नहीं पता, क्योंकि हम इवेंट होराइजन के बियॉन्ड नहीं देख सकते, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रेशर से मैटर को इनवर्ट ढकेलता हो, क्रश करता हो। बाय द वे ब्लैक होल ग्रो कैसे होता है, क्योंकि इस रिसर्च में ब्लैक होल के ग्रोथ की वजह और यूनिवर्स के ग्रोथ की वजह एक ही है, डार्क एनर्जी। इवन ब्लैक होल ही डार्क एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जो कि यूनिवर्स को एक्सेलरेटली एक्सपेंड करता है, ऐसा दावा हो रहा है। तो ब्लैक होल की ग्रोथ में हमारे पास ब्लैक होल को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और भी मैथमेटिकल थ्योरम है। तो श्वेरचाइल्ड ने आइंस्टाइन के इक्वेशन को समझाया था और सॉल्यूशन के रूप में दिया था कि ब्लैक होल बनता है जब कोई मैसिव स्टार अपना फ्यूल खो देता है। जब किसी स्टार के पास जलाने के लिए कोई फ्यूल नहीं होता है, उसके मास के पास, उसके द्रव्यमान के पास लंबा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है और पूरा मैसिव स्टार कोलैप्स हो जाता है। ज्यादातर इसके रिजल्ट में एक्सट्रीमली डेंस ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे व्हाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार। और हमारा सन भी जब उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, उसके 5 बिलियन साल बाद हमारा सन व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ जैसे एक्सट्रीमली डेंस ऑब्जेक्ट में कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर किसी स्टार का मास ज्यादा है, लगभग हमारे सन से 3 गुना ज्यादा, तो वो लगातार कोलैप्स होता रहेगा, थ्योरी के हिसाब से एक इनफाइनाइटली स्मॉल ऑब्जेक्ट में फाइनाइट मास के साथ। और उसकी ये इनफाइनाइट डेंसिटी सिंगुलैरिटी कहलाती है। और फिर इस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये लाइट को भी बच के जाने नहीं देता और फिर ये दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसे रियल डेंस ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल कहा जाता है। एक टिपिकल स्टेलर क्लास का ब्लैक होल, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे सन से 3 गुना मास का हो सकता है, लेकिन एक सुपर मैसिव ब्लैक होल हो सकता है मिलियन से बिलियन हमारे सन के मास के बराबर। और ज्यादातर ये ब्लैक होल सेंटर ऑफ द गैलेक्सीज में होते हैं। तो अभी तक के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ब्लैक होल 2 तरह से ग्रो करते हैं, या तो वो स्पेस में घूमते अदर मासेस को खाते रहते हैं, या फिर किसी दूसरे ब्लैक होल से मर्ज होकर अपना मास बढ़ा लेते हैं और ग्रो हो जाते हैं।
और वो सारा खाया हुआ मटेरियल एक्रीशन डिस्क पर दिखाई देता है। यानी ये डिस्क ब्लैक होल की इंटेंस ग्रेविटी द्वारा खींचे जाने पर स्ट्रेच्ड मैटर के द्वारा बनता है। जब ये सारा मैटर इस स्पिन में जाता है तो वेरी हाई स्पीड में बहुत ज्यादा लाइट के साथ और फ्रिक्शन या फिर अदर टाइप इंटरेक्शन लॉट्स ऑफ एनर्जी क्रिएट करता है, जो कि एक एक्रीशन डिस्क में दिखाई देता है। ये हमें लाइट के रूप में दिखता है, बट यहाँ पे डार्क एनर्जी के एक्सपेंशन के ऊपर वन ऑफ द इन आवर गेसेस स्पेस टाइम खुद ही हो सकता है, जो वैक्यूम एनर्जी के रूप में है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स स्पेस कभी एम्प्टी नहीं था, इसके बैकग्राउंड में हमेशा से फ्लक्चुएशन बुदबुदाहट के रूप में होती थी। तो कोई वर्टिकल पार्टिकल हो जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द्वारा अलाउड है, फिर भी यहाँ स्पेस का कोई छोटा सा आकार अस्तित्व में बहुत सारे जोड़ों के साथ आता जाता रहता है, यानी कभी दिखाई देता है तो कभी नहीं दिखाई देता। अगर हम नापें उस वैक्यूम एनर्जी को जो उस आकार में है, तो हम जीरो के क्लासिकल वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे कि छोटे और निश्चित कंटेंट के स्पेस के यहाँ तक के रूप में। लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जाता है वैक्यूम एनर्जी स्पेस में एवरी क्यूबिक मीटर कुछ नैनो जूल्स वर्थ रखता है, क्योंकि स्पेस के एवरी क्यूबिक मीटर में हमेशा से लगातार फ्लक्चुएशंस होती रहती है, बुदबुदाहट होती रहती है। ये वैक्यूम एनर्जी स्पेस में मास एनर्जी में कंट्रीब्यूशन करता है और एक निश्चित फिजिकल रीजन कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के लिए प्रोवाइड करता है, जो ग्रेविटी को अपोज करने के लिए आइंस्टाइन ने दिया था, जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में डार्क एनर्जी वाली वीडियो में समझाया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि ग्रेविटी दो स्पेस बेस्ड बॉडी के बीच का अट्रैक्शन है, लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट उस अट्रैक्शन को अपोज करता है, यानी यूनिवर्स को स्टेबल बनाने में काम आता है। बट बाद में पता चला कि वही कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट एक्सपेंशन में काम आता है। यहाँ पर ब्लैक होल के लिए अजीब था, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक होल की ग्रोथ वैक्यूम एनर्जी की वजह से अगर हुई है, जैसे जैसे ब्लैक होल ग्रो होगा वैसे वैसे यूनिवर्स भी एक्सपेंड करता जाएगा। क्योंकि आइंस्टाइन ने क्या कहा था, इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। जैसे जैसे ब्लैक होल एक्सपेंड करेगा वैसे वैसे यूनिवर्स भी एक्सपेंड करेगा। यहाँ तक तो मजा आ गया होगा, तो कुछ सिंपल लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन का क्या होगा? मतलब एनर्जी को कंजर्व तो किया जाना चाहिए ना। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर की जानकारी तो किसी के पास नहीं है। अंदर वैक्यूम एनर्जी है या नहीं है हमको नहीं पता। तो हमारे पास बचे सिर्फ वही दो तरीके जो है पता है। जब आप किसी डॉर्मेंट गैलेक्सी यानी ओल्ड डेड गैलेक्सी में ब्लैक होल की पॉपुलेशन को देखोगे, तब जहाँ पर अब कोई मटेरियल नहीं बचा है ब्लैक होल को कंज्यूम करने के लिए, फिर भी बिलियंस ऑफ ईयर्स में उनका मास बिना रुके बढ़ते जा रहा है। और यही डिस्कवरी हवाई की डंकन फेरा यूनिवर्सिटी ने अपने पहले दो पेपर्स में पूरी दुनिया के साथ कोलैबोरेशन के साथ पब्लिश किया है। उन्होंने उन सारी डेड गैलेक्सी के ब्लैक होल के मास गेनिंग की कहानी सुनाई। इसे आप किसी स्टैंडर्ड गैलेक्सी या ब्लैक होल के प्रोसेस से नहीं समझ सकते, जो आज तक हम जानते आए हैं। तो ये बहुत ही वियर्ड रिसर्च है। तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे हुआ ये, रिसर्चर्स ने एक पर्टिकुलर टाइप की इलिप्टिकल गैलेक्सी थी, उस पर नजर रखा कि ब्रह्मांड के पैदाइश की शुरुआत में इवॉल्व होना शुरू हुई थी और अब डॉर्मेंट हो गई है। डॉर्मेंट का मतलब जैसे मैंने बताया था इनएक्टिव होता है, जहाँ पर स्टार अब फॉर्म होना बंद हो चुके हैं और किसी ब्लैक होल के मास के कंजम्पशन के लिए मटेरियल प्रोड्यूस करना बंद कर चुकी है। यानी अब हमारे स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ ऑफ ब्लैक होल की सारी लिमिट वहीं रुक गई है। तो सबसे पहले कैसे ऑब्जर्व किया गया? बाय द लुकिंग एट मोर डिस्टेंट स्टार। ज्यादा डिस्टेंट के स्टार की लाइट ही हमारे पास आने के बाद एक लंबी कहानी कहेगी। अब सोचिए आप किसी ऐसे गैलेक्सी या स्टार को देख रहे हो जो स्टार हो सकता है बरसों पहले खत्म हो गया हो, और अब हमारे पास उसकी लाइट पहुंच रही है जो उसे करोड़ों साल पहले की कहानी बता रही है कि पहले यह स्टार ऐसा दिखता था। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे अब कोई स्टार ही ना हो, क्योंकि सूर्य से लाइट भी हमारी पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचती है, यानी 8 मिनट पुरानी होती है। उस हिसाब से अगर कोई स्टार सिस्टम अरबों लाइट ईयर्स दूर हो और उसकी एज खत्म हो गई हो, असल में तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी लाइट हम तक देर में पहुंचेगी, तो हमारे पास उसकी करोड़ों साल पहले की कहानी मौजूद होगी। उसी हिसाब से अब सोचिए कि आप किसी ऐसे गैलेक्सी या स्टार को देख रहे हो जिसके अभी से कितनी दूर तक उसकी लाइट पहुंची है, तो उसका बर्थ ऑफ द गैलेक्सी पॉइंट है, यानी हम तक तो लगातार आ ही रही है, लेकिन हमसे आगे भी कितनी दूर पहुंची है, उसे हम उस गैलेक्सी या स्टार सिस्टम का बर्थ पॉइंट मानते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में उस गैलेक्सी की क्या कंडीशन है वो हम पता लगाते हैं उसके सरफेस को देखकर। इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे रिसर्च में ये हुआ कि दो गैलेक्सीज के ब्लैक होल्स को कंपेयर किया गया। पहला बहुत ज्यादा डिस्टेंट की गैलेक्सी के ब्लैक होल जो कि अभी यंग है, और एक डॉर्मेंट गैलेक्सी ओल्ड और डेड गैलेक्सी के ब्लैक होल्स जिसके पास खाने के लिए अभी कुछ नहीं है। उन्होंने गैलेक्सीज के ब्लैक होल्स की तुलना की गई सेम पैरामीटर्स पर। तो रिसर्च ने दिखाया कि जो ग्रोथ है वो हमारे प्रेडिक्शन से बहुत बहुत ज्यादा थी, खाली एक्रेशन डिस्क की। डॉर्मेंट गैलेक्सी वाले ब्लैक होल का मास 9 बिलियन ईयर्स में यानी 900 करोड़ साल में 7% से 20% ज्यादा बढ़ चुका था।
शुरुआती मास से, जैसे कि मैंने बताया था, और दोनों के बीच का ग्रोथ का डिफरेंस भी प्रेडिक्शन से बहुत ज्यादा था। और रिसर्चर्स ने बताया कि शायद इस ब्लैक होल का अनएक्सपेक्टेड मास डायरेक्ट डार्क एनर्जी से कनेक्टेड है, तो यूनिवर्स को एक्सपेंड करता है। उन्होंने इसके लिए कपलिंग के नाम का कॉन्स्टेंट डिफाइन किया। इसका बेसिक आइडिया ये था कि अगर एवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ डार्क एनर्जी और एवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ ब्लैक होल दोनों एक दूसरे से अगर एग्जैक्ट मैच करेंगे तो यहाँ पे कितना अच्छा को रिलेशन है दोनों के बीच में, और हम हाइपोथेसाइज कर सकते हैं कि दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। यानी शायद ब्लैक होल और डार्क एनर्जी एक कॉस्मोलॉजिकल कपल है। प्रैक्टिस में अगर इस ग्राफ में k = 0 है, यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। दोनों के बीच में अगर लेकिन k = 3 होगा, परफेक्ट मैच होगा दोनों के बीच में। और यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो 3.11 था 90% कॉन्फिडेंस के साथ। तो यहाँ पर परफेक्ट मैच नहीं है, ब्लैक होल कुछ ज्यादा ही तेज ग्रो कर रहा है। लेकिन ये मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर एक चीज और दिखा रहा है, जो अनसर्टेनिटी आई है वो बहुत ही कम है, नहीं तो मैच बन जाता। मतलब 99.98% सर्टेनिटी आई है। शायद परफेक्ट मैच नहीं, लेकिन कुछ तो कहती है। मतलब डायरेक्ट ये बोल देना कि कोई कनेक्शन नहीं है 99.98% सिग्निफिकेंट लेवल का जो एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ है, ये थोड़ा अजीब होगा अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स। तब 99.98% सर्टेनिटी 4 सिग्मा को दिखाता है, लेकिन फॉर परफेक्ट मैच वी नीडेड 5 सिग्मा कोरिलेशन। यानी यहाँ पर हमें किसी नई थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए 5 सिग्मास की जरूरत होगी। बाय द वे, अगर यहाँ पर रिसर्चर्स करेक्ट हैं तो शायद ब्लैक होल इज द फुल ऑफ द डार्क एनर्जी है, ये पता चल जाएगा। अगर रिसर्चर्स करेक्ट हैं तो हमें सिंगुलैरिटी ऑफ ब्लैक होल के बारे में और भी कुछ पता चलेगा, क्योंकि पहले से अनडिफाइंड फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो ये क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? इन सारी बातों का कुछ सेंस है? तो जैसा कि मैंने बताया कि फुली एक्सेप्टेड थ्योरी के लिए 5 सिग्मा की जरूरत थी, जो कि नहीं पूरा हुआ, तो साइंटिफिक थ्योरी तो ये नहीं बन पाएगा और ये हाइपोथेसिस ही रहने वाली है। अदर साइंटिस्ट और भी व्यूज दे रहे हैं। ये रिसर्चर्स ब्लैक होल और डार्क एनर्जी को एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसी की वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, मतलब ब्लैक होल ही एक्सपेंशन का कारण है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब अगर यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ब्लैक होल उसी का कारण है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है, तो कुछ तो एक्सपेंसिव फोर्स लग रहा है। अब ब्लैक होल के एक्सपेंशन में लगने वाली फोर्स डेंसिटी भी डिक्रीज होनी चाहिए थी, तो ब्लैक होल के एक्सपेंशन को स्लो करती, स्टेबल करती। लेकिन जैसा कि रिसर्चर्स ने बताया कि ब्लैक होल का मास यूनिवर्स के एक्सपेंशन से सिमिलरली इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर रिसर्चर्स हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि शायद उस फोर्स की डेंसिटी कांस्टेंट होगी जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही होगी, और उसके प्रभाव में ब्लैक होल ही डार्क एनर्जी का सोर्स हो। इस केस में रिसर्चर्स ने एक कैलकुलेशन प्रेजेंट किया कि कितना यूनिवर्स का टोटल मास फिर ब्लैक होल स्पेस में कंट्रीब्यूट करता है, और यहाँ पर भी उत्तर 68% आया, एज सेम एज डार्क एनर्जी कंट्रीब्यूशन। मतलब डार्क एनर्जी का कैलकुलेशन भी 70% यूनिवर्स में आया है, और ब्लैक होल का भी 68% आया है। बोला था ना 99.98% सर्टेनिटी है। फिर भी यहाँ पर बहुत कुछ छूट रहा हो सकता है। यहाँ पर एक स्पेकुलेशन भी पैदा होता है कि ब्लैक होल सारा मैटर खा लेता है और उससे स्पेस टाइम बनाता है यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक्सेलरेट करने के लिए। अब जो कुछ भी हो, लेकिन ये रिजल्ट स्पेशल है। ये एक पहला एविडेंस है कि ब्लैक होल शायद वैक्यूम एनर्जी कंटेन करके बैठा है, यह पैदा कर रहा है और यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रहा है। और तो आगे भी यूनिवर्स ऐसे ही एक्सपेंड करता रहेगा। बहुत सारी गैलेक्सीज एक दिन हमारी लिमिट ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्रॉस कर जाएगी, या हमारे कॉस्मोलॉजिकल इवेंट होराइजन के पार हो जाएगी। इन फ्यूचर हमारे पास डार्क एनर्जी की और भी वेल एक्सप्लेन्ड रिसर्च हो सकती है, जिससे हम शायद यूनिवर्स एक्सपेंड क्यों कर रहा है एक्सपोनेंशियली ये पता चल जाए। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ भी समझ में आया तो लाइक करिए। तब और भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड टॉपिक को और भी अच्छे से समझना है तो चैनल को भी विजिट करिए। मैं हमेशा से ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।